सबों को मेरा नमस्कार। मैं हूँ उषा। जुरिश लॉ क्लासेज में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है कल्पेबल होमिसाइड, आपराधिक मानववध। कहते किसे हैं? तो मानववध की परिभाषा सबसे पहले स्टीफेंस ने अपनी पुस्तक डाइजेस्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ में दिया है। उसमें लिखा है कि एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य की मृत्यु कारित कर देना ही मानववध कहलाता है। मानववध दो तरीके से किया जा सकता है, एक विधिपूर्ण मानववध और दूसरा है अविधिपूर्ण मानववध। विधिपूर्ण मानववध इंडियन पीनल कोड के अध्याय 4 में उपबंधित परिस्थितियों में किया जा सकता है, जबकि विधि विरुद्ध मानववध अध्याय 16 में वर्णित है। अब विधि विरुद्ध मानववध के अंतर्गत कौन कौन अपराध माने आते हैं, यानी 299 धारा 299 के अंतर्गत आने वाला अपराध, जिसे कि आपराधिक मानववध, जो हत्या नहीं है कहते हैं। दूसरा है हत्या, धारा 300, 304A उपेक्षा द्वारा मानववध, आत्महत्या 305, 306। मानववध अंग्रेजी शब्द होमिसाइड से का हिंदी रूपांतरण है, अर्थात ये लैटिन के दो शब्दों से मिलकर बना है, होमो और सीडो। होमो का मतलब होता है मनुष्य और सीडो का मतलब होता है कट, यानी वध करना। जब कोई व्यक्ति किसी मनुष्य का वध कर देता है तो उसे हम मानववध कहते हैं। इसका मतलब हो गया कि कोई जानवर या किसी चीज़ की हत्या करता है तो वह मानववध की श्रेणी में नहीं आएगा। तो ये आपराधिक मानववध जो हत्या नहीं है, अविधिपूर्ण मानववध की कोटि में आने वाला पहला अपराध है, जिसका उपबंध इंडियन पीनल कोड की धारा 299 में किया गया है, जो इस प्रकार है कि जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य है, या यह ज्ञान रखते हुए यह संभाव्य है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे। कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है तो वह आपराधिक मानववध कहलाता है। यानी आपराधिक मानववध कब कहा जा सकता है? तो यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का मृत्यु कारित किया हो, यानी मानव प्राणी की मृत्यु कारित किया हो। दूसरा, मृत्यु कोई कार्य द्वारा किया हो। तीसरा, मृत्यु कारित करने का आशय हो। चौथा, शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया हो जिससे मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य है। पांचवा, इस ज्ञान से किया हो कि उस कार्य से मृत्यु कारित हो जाना ही संभाव्य है। यानी किसी मानव प्राणी की मृत्यु, जब तक मानव प्राणी का मृत्यु नहीं होगा तो आपराधिक मानववध का अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन कहता है कि मानव प्राणी शब्द के अधीन माँ के गर्भ में आया हुआ शिशु शामिल नहीं है। लेकिन 299 का स्पष्टीकरण 3 इस संबंध में कहता है कि यदि बच्चे का कोई अंग माँ के गर्भ से बाहर चला आया हो तो उसकी मृत्यु कारित करना सदोष मानववध का अपराध माना जाएगा। दूसरा इंग्रेडिएंट है कोई कार्य करके मृत्यु कारित करना। आपराधिक मानववध के अंतर्गत कोई मामला तभी आएगा जब कार्य करके मृत्यु कारित की गई हो। मानव जीवन को अनेकों साधनों द्वारा खत्म किया जा सकता है, जैसे किसी को जहर दे करके, किसी को पानी में डिबो करके, किसी को मार करके, जैसे किसी को भोजन देने का लोभ करके, कि उसकी ड्यूटी है भोजन देने और भोजन देने का लोभ किया तो किसी का चोट पहुंचा करके, किसी को धकेल करके, किसी को गोली चला करके। तो सदोष मानववध के लिए मात्र किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाना या किसी कार्य के परिणाम स्वरूप हो जाना ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए आवश्यक है कि अभियुक्त द्वारा किए गए कार्य का स्वाभाविक, वास्तविक या युक्तियुक्त परिणाम मृत्यु है। तीसरा इंग्रेडिएंट है कार्य मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो। कोई व्यक्ति आपराधिक मानववध के लिए तभी दोषी माना जाएगा जब उसका आशय किसी व्यक्ति को मृत्यु कारित करना हो। यदि उसका आशय नहीं होगा तो वह
दायी नहीं होगा। जैसे का एक गड्ढे पर लकड़ियां और घास फूस इस आशय से बिछाता है कि खा नामक व्यक्ति उस पर चले और उसको लगे कि ये रास्ता सही है, कोई दिक्कत नहीं है, और वो चलता है और गिर जाता है उससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इसमें आपराधिक मानववध के चारों इंग्रेडिएंट आते हैं, यानी पहला व्यक्ति मानव, दूसरा उसका इंटेंशन, तीसरा शारीरिक क्षति, चौथा आशय, पांचवा नॉलेज। यानी जब पांचों चीज रहेगा तभी कोई व्यक्ति आपराधिक मानववध का अपराध करेगा। लेकिन कहता है यदि कोई व्यक्ति किसी के मुर्गे चुरा लेने के आशय से वो मुर्गा पर गोली चलाता है जो कि झाड़ी के पीछे है, और वहीं एक व्यक्ति है लेकिन उसका दोस्त उसी समय आ जाता है और वो कहता है कि हाँ हाँ निशाना बनाओ, और गोली वहाँ दाग देता है जिससे गा नामक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो का यहाँ दोषी नहीं ठहराया जाएगा। भले ही वह विधि विरुद्ध कार्य कर रहा हो, लेकिन उसका जो दोस्त है गा आया और कहा कि निशाना बना लो और गोली चलाओ, गोली चलाने के लिए उत्प्रेरित किया और उसने गोली चला दिया का ने, तो का दोषी नहीं है, लेकिन उसका दोस्त गा जो है आपराधिक मानववध का दोषी होगा, क्योंकि गा का कार्य जो है उस आपराधिक मानववध में आने वाला चारों इंग्रेडिएंट के अंतर्गत आता है। चौथा, ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाने के आशय से किया गया हो जिससे मृत्यु होने की संभावना है। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य से किसी को ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाया है जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की संभावना है, तो वह आपराधिक मानववध का दोषी होगा। जैसे इससे संबंधित एक केस था रामास्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि अभियुक्त ने मृतक के पेट पर इस तरह से प्रहार किया कि उससे एक ही प्रहार से मृत्यु हो गया। डॉक्टर ने कहा कि मृत्यु कारित करने के लिए ऐसा चोट पर्याप्त नहीं था। तब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि वो व्यक्ति आपराधिक मानववध के लिए दोषी होगा, न कि हत्या के लिए, क्योंकि उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट पूरा इन्वॉल्वमेंट नहीं था कि वो जान से मार देगा, लेकिन ये पता था उसे कि ऐसे मारेंगे तो वह 4 दिन तक मरने की संभावना है, मर भी सकता है। पांचवा, कार्य इस ज्ञान के साथ किया गया हो कि उससे मृत्यु कारित होना संभव है। आपराधिक मानववध के लिए दोषी होने के लिए अभियुक्त द्वारा किया गया कार्य तभी आपराधिक माना जाएगा जब वह आपराधिक आशय से किया हो। जब उसका आशय आपराधिक नहीं होगा तो आपराधिक मानववध से उनके अपराध के लिए दायी नहीं ठहराया जाएगा। जैसे जो पिछला एग्जाम्पल हमने दिया कि का नामक व्यक्ति है मृत्यु कारित करने के आशय से या ये जानते हुए कि खा जो है झाड़ी के पीछे छिपा है और अपने दोस्त का को गोली चलाने के लिए उत्प्रेरित करता है और गोली चला देता है और गोली मर जाता है, तो वह व्यक्ति जानते हुए ऐसा कार्य करने के लिए कहा, इसलिए वह दायी है। थैंक यू। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।